हेलविड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात कर ली थी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। बात कर रहे थे हम लोग कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे कैसे बना हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसके अंदर हम लोगों ने गैसेस के बारे में देखा था, वाटर वेपर के बारे में देखा था, और एक चीज़ बची थी डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। तो वो हम लोग आज के लेक्चर में निपटाएंगे कि अरे मैंने गलत लेक्चर खोल लिया। हाँ, अब सही है। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? डस्ट पार्टिकल के बारे में, यानी कि धूल के टुकड़े के बारे में। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो भैया अगर हम लोग बात करें तो ये केवल डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं डस्ट पार्टिकल के अंदर। तो भैया जो हम मिट्टी के कण दिखते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो केवल मिट्टी के कण नहीं होते हैं। उसके अंदर एसिड पार्टिकल्स ऑफ मीटराइट, यानी कि मीटराइट वगैरह होते हैं उनके, सी सॉल्ट। तो ये तो अलग अलग चीज़ों के पार्टिकल्स रहते हैं। तो भैया इन्हीं को क्या बोलते हैं? डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अब जो डस्ट पार्टिकल हैं, तो क्या वो हमें ऐसे ही नॉर्मली दिख जाते हैं क्या? ऐसे ही नहीं दिखते हैं। तो क्या करना पड़ता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भैया का एक कमरा बंद करिए अपना, और कमरा बंद करने के बाद एक बीम ऑफ लाइट छोड़िए, एक या फिर बीम की लाइट आ रही हो कहीं से, छोटी लाइन। तो भैया उसमें देखेंगे आप लोग कि हमारे आसपास कितने सारे पार्टिकल्स हैं। या फिर एक काम करना, अपने कमरे की लाइट को बंद करना, और ज़मीन में अगर झाड़ू नहीं लगी हो, ज़मीन में एक बार टॉर्च मार के देखना, मतलब लिटा के रख के टॉर्च रखना। तो आपको देखेंगे कि भैया डस्ट पार्टिकल कितनी भारी मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। तो यही होते हैं हमारे छोटे डस्ट पार्टिकल्स। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया इतना बहुत बेसिक तो क्लियर हो गया कि क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारे प्रेजेंट रहती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो बस यहीं पे पहली हमारी डेफिनेशन, पहला पॉइंट यही आ जाता है हमारा, एटमॉस्फेयर हैज़ अ सफिशिएंट। मैं जूम कर दे रहा, आपको समझ में आ जाए ये। तो भैया हम लोग क्या कह सकते हैं, थोड़ा मैं सही से लगा दूं स्लाइड को। हाँ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर हैज़ अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल पार्टिकल्स इन इट which may originate from different sources such as fine soil, sea salt, smoke soot, acids और डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटरॉइड। तो भैया हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि भैया ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को संभाल के रख सके। और जो हम लोग बात करें, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। जैसे कि एक मिट्टी, जैसे समुद्र का नमक हुआ, या राख हुई, या फिर हम लोग बात करें जो मीटेराइट, यानी कि दूसरे उपग्रह से हमारे पास जो धरती पर मीटेराइट गिरते हैं, तो भैया उनके कण भी होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के सोर्सेज से हमें मिलते हैं। जरूरी नहीं कि मिट्टी के ही पार्टिकल्स हों, अलग अलग चीज़ों के सोर्सेज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी एटमॉस्फेयर में के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उड़ते रहते हैं। पर ये होते कैसे हैं? सॉलिड होते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये बस हमारे एटमॉस्फेयर के पास इतनी कैपेसिटी है कि भैया ये अपने पास रख सकते हैं अलग अलग सोर्सेज को, अलग अलग सॉलिड छोटे-छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को, जो कि इनके सोर्सेस अलग-अलग थे। जैसे कि क्या, राख हुई, सी समुद्र का नमक हुआ, तो ये सब हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेज़ेंट रहते हैं। तो क्लियर हुआ पहला पॉइंट? तो इसको हम लोग एक सी सॉल्ट से समझते हैं, सी सॉल्ट का एग्जांपल समझते हैं। तो नॉर्मली मान चलिए कि हम अब नमक बनाते कैसे? समुद्र किनारे हम लोग क्या करते हैं, पानी को मतलब नमक के पानी को खुला छोड़ दिए। एक काम करिए आप लोग, जब नमक के पानी को खुला छोड़ दिए, और फिर जब गर्मी पड़ेगी तो भैया पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और बाद में जो मोटा-मोटा कंटेंट है जो नमक का, वो पानी के नीचे ही रह जाएगा, रुक जाएगा और बाकी सब उड़ जाएगा। पर होता क्या है एक्चुअली, कि जो नमक के पार्टिकल के छोटे-छोटे पार्टिकल, बहुत महीन-महीन छोटे पार्टिकल थे, वो पानी के साथ भाप बन के हवा में उड़ गए। तो हम उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि वो हवा में प्रेज़ेंट रहते हैं हमारे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और हम लोग बात करेंगे ये स्मोक सूट क्या होता है। तो भैया नॉर्मली आप लोग अगर पुराने आप लोग 2008 या 10 वाले हैं, आपको तो पता होगा कि पहले के समय में क्या चलता था। और 2008-10 में जब हम बहुत से लोग घर में इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, तो इतनी तो सुविधाएँ वगैरह नहीं हुआ करती थी। इन्वर्टर हर बहुत कम लोग के घर पे हुआ करता था। तो इस सीन क्या चलता था कि मिट्टी का तेल आता था। मिट्टी के तेल में एक लैंप बनती थी। उसमें आपको पता होगा मार्केट वगैरह में उसकी शीशियाँ वगैरह मिलती थी। पहले मिट्टी का तेल मिलता था राशन कार्ड में। तो उसमें क्या होता था कि मिट्टी के तेल के अंदर मिट्टी का तेल भर देते थे और उसके ऊपर बत्ती निकाल देते थे। और अलग-अलग प्रकार की हमारी लालटेन वगैरह आती थी। तो उसमें क्या होता था कि वो उनको मिट्टी का तेल उनको बत्ती रख दो, और नीचे आग जल रही है, और उसमें क्या करते हैं, ऊपर अगर हाथ रख दो तो हाथ देखना काला हो जाता था उसमें। क्या हो जाता था? काला हो जाता था। तो वो वही कालापन क्या है, वो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्मोक सूट बोलते हैं। यानी कि वो क्या होता है, वो अनबर्न्ड कार्बन होता है, यानी कि बिना जला कार्बन होता है, जो कि हवा में प्रेज़ेंट हो जाता है। तो भैया ये सब हमें देखने को मिलता है। तो वो भी हमारे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स के अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को?
वही हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियट हमारे डस्ट पार्टिकल का ऐसा कैसे बनते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि स्पेस में क्या चल रहे होते हैं, यहाँ से एक न्यूक्लियट आ रहा होता है, एक यहाँ से आ रहा होता है, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराने से भैया उनके पार्टिकल्स अलग-अलग हो गए, तो भैया पार्टिकल्स अलग-अलग हो गए तो भैया कभी-कभी हमारी धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं वो लोग, तो भैया हमारी धरती ग्रेविटी उन्हें खींच लेती है, कभी-कभी ये होता है। तो ऐसे करके वो हमारी धरती का पार्ट बन जाते हैं। तो ये सीन देखने को मिलता है हमें। और अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट की। तो भैया दूसरा पॉइंट तो आप लोग खुद समझदार हैं, तो अपने आप समझ लेंगे कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहता है किसका, डस्ट पार्टिकल का, वो कहाँ रहता है? लोअर लेयर में रहता है। क्यों? क्योंकि जो भैया पार्टिकल हैं उनके पास भी तो वेट है भैया, मास है, भले ही चाहे हमारे रिस्पेक्ट में कम हो। जैसे कि मैं मान चलो कि मैं धरती पर नीचे हूँ, तो मेरे आस-पास घूम रहा है, मैं हाथ घुमा रहा हूँ, मेरे हाथ में घूम रहे हैं, तो आस-पास मतलब हमारे सराउंडिंग में प्रेज़ेंट है। पर हम लोग बात करें, उनका भी तो वेट है भैया, भले ही चाहे हवा में उड़ रहे हों, पर उनका भी तो वेट है। मान चलिए कोई चीज़ हल्की होती है या फिर कोई चीज़ भारी होती है, तो भारी चीज़ जल्दी नीचे पहुँच जाएगी और हल्की चीज़ हवा में उड़ती रहेगी। तो भैया ऐसा नहीं है कि वो हवा में ही उड़ते रहते हैं, ज़मीन पे भी डले रहते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स। तो ये वाला सीन होता है, यानी कि वो क्या होते हैं, वो धरती मतलब इतना उनका वेट नहीं होता है, बहुत कम वेट के होते हैं, पर मास तो होता है उनके अंदर। तो इसलिए वो धरती के संपर्क में आते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आते हैं, इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो कहाँ पे फिक्स्ड रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं वो लोअर लेयर में रहते हैं अपने एटमॉस्फेयर की। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया तो भैया बता दीजिए क्या? तो भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, डस्ट पार्टिकल एक्ट एज़ अ हा वो hygroscopic nuclei around which water vapor condense to produce fog clouds। तो अब क्या मतलब है इसका? तो भैया इंग्लिश में तो मैंने पढ़ दिया, हिंदी में ये लिखा है इसके जस्ट ऊपर। तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये इस पॉइंट का मतलब क्या है? तो भैया इस पॉइंट का मतलब हमारा अगली स्लाइड में लिखा है। तो भैया ये हमारा क्या एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है कि नॉर्मली गर्मी है, अभी मान चलिए गर्मी चल रही है, ठीक है? गर्मी चल रही है तो गर्मी में ना हमें एटमॉस्फेयर में कुछ ना हमें मॉइस्चर दिखाई देता है, ना डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो फिर ठंड में क्या होता है, ठंड में हमें पता है अभी टेम्परेचर गर्म रहता है, तो यानी कि हमारा टेम्परेचर हाई रहता है, और ठंड में आने के बाद क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज़्यादा कम। तो टेम्परेचर हो जाता है कम, तो भैया जो हवा होती है, हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, वो क्या करने लगता है ठंड के टाइम पे, वो जमने लगता है, यानी कि मॉइस्चर बन जाता है। और जब जैसे ही मॉइस्चर क्या होने लगता है, डेंस होने लगता है, मतलब जमने लगता है, तो वो नीचे आ जाता है। अभी तक तो हल्का था तो वो ऊपर हवा में उड़ रहा था। अब क्या होने लगता है, जमने के साथ-साथ वो भारी होने लगता है, मॉइस्चर थोड़ा भारी होने लगता है, वो इसलिए नीचे आ जाता है। और जो नीचे डस्ट पार्टिकल थे, इनके साथ मिल जाता है, और जैसे ही इनके साथ मिलता है, इनके साथ मिल गया तो भैया वो क्या बना लेता है, कोहरे का आविष्कार कर लेता है, यानी कि हमें कोहरा दिखने लगता है। यहाँ पे लिखा भी है कोहरा और बादल का निर्माण करता है। तो भैया कोहरा और बादल का निर्माण ऐसा ही होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि डस्ट पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने क्या-क्या बात की थी। कि एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग बात करें, सफिशिएंट कैपेसिटी होती है कि भैया ये सॉलिड पार्टिकल्स को, छोटे-छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। जैसे कि सॉलिड पार्टिकल कौन-कौन से थे? फाइन सॉइल, सी सॉल्ट, स्मोक सूट, ऐश, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ऑफ मीटेओराइट। तो भैया हमें ये सब देखने को मिल रहे थे। और दूसरा हमने पॉइंट देखा था कि भैया जो जितनी भी हमारी कॉन्सन्ट्रेशन है डस्ट पार्टिकल का, वो हमें लोअर एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर पे में देखने को मिलती है। और तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि भैया जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो ठंड के टाइम पे जो हमारे मॉइस्चर होता है, वो भैया नीचे आ जाता है और डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके कोहरा वगैरह का आविष्कार करता है। तो भैया इतना क्लियर हुआ? तो भैया बताइए आप, हुआ इतना क्लियर या नहीं हुआ? कुछ भी अगर डाउट लगे तो भैया क्लियर कर लीजिए आप, बिना किसी बेझिझक। ओके, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है आज का, और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जो हमारा कम क्या हमने किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि किस चीज़ों से मिलके बना था हमारा एटमॉस्फेयर, वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है आपके लक्ष्य समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कौन-कौन सी लेयर हैं, वो सब सीन रहेगा हमारा। और हाँ, एक अनाउंसमेंट और कर दूँ भैया, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, तो वहाँ पे पूरी डल चुकी है नई हिस्ट्री। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।